जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। इस हेड से रिलेटेड मैंने आपको इसकी की पूरी रूलिंग से रिलेटेड 6 वीडियोस दिए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो लगभग 1.5 घंटे के हैं। अगर उनको आप देख लेते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होगा जो आपसे हो ना पाए, क्योंकि कंप्लीट रूलिंग मैंने उधर 1.5 घंटे में ही आपको पूरी कंप्लीट एकदम प्रोवाइड करा रखी है। लास्ट क्वेश्चन हमने जो इस हेड से दिया था वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड था। मतलब वहाँ पर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें लगभग सारी कंडीशंस आती हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको उधर सॉल्व करा रखा है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो सके। देखिए, तैयारी जैसी आपकी चल रही है वो तो चल ही रही है, अगर थोड़ा एफर्ट आप और कर लेते हैं तो उसको और बेहतर किया जा सकता है। और उसके लिए हम आपके साथ में हैं और अपना पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके और आप अच्छे नंबर ला सकें। तो आज इसमें हम लोग इस सेशन में एक और क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, ताकि फिर मेरी ऐसी कोई कंडीशन लगभग ना रह जाए जो फिर हमसे हो ना पाए रिटायरमेंट में। मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी के भी सारी की सारी रूलिंग 10 वीडियो में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनको भी आगे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो क्वेश्चन हमको करना है वो आपके बोर्ड पर भी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन है, श्री गुप्ता जो फैक्ट्री में मिस्त्री के रूप में कानपुर में सेवारत हैं और गृहस्थी अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। 31 दिसंबर 2020 को 34 वर्ष की संपूर्ण सेवा के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करने के समय नियोक्ता से उन्हें 5,10,000 रुपये गृहस्थी के, 2,40,000 रुपये प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की एकत्रित राशि दी। वह 7,500 रुपये मासिक पेंशन पाने के भी अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी आधी पेंशन की एकमुश्त राशि 1 मार्च 2021 को प्राप्त कर ली है, जो 2,70,000 रुपये है। यह मानते हुए कि वेतन तथा पेंशन माह के अंतिम दिन देय होती है, उनकी कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए निम्न सूचना के आधार पर कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। मूल वेतन उनका 1,89,000 रुपये 189,000 21,000 रुपये प्रति माह के आधार पर है। महंगाई भत्ता उनका 45,000 रुपये 5,000 रुपये प्रति माह के आधार पर है। बोनस 4,000 रुपये है। प्रोजेक्ट अलाउंस उनका परियोजना भत्ता 3,000 है। हाउस रेंट अलाउंस 4,200 रुपये है और 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वो 12 महीने का किराया देते हैं। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता तथा कर्मचारी प्रत्येक का अंशदान 30,000 रुपये है। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो और भी अच्छा हो जाता है पेपर। अब देखिए भैया, हम लोग को क्या क्या करना है इसमें। 3 कैलकुलेशन हमको बेसिक करनी है, उसके बाद में कंप्यूटेशन करना है। कौन कौन सी कैलकुलेशन है? ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है, पेंशन और कम्यूटेड पेंशन मिलाते हुए मतलब पेंशन का कैलकुलेशन है, और उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेच्युटी से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर देखते हैं हम लोग ग्रेच्युटी है ना। सेक्शन क्या है इसका? तो अंडर सेक्शन 10, और ये आएंगे 10-10 सेकेंड में, क्योंकि ये ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत कर्मचारी आता है तो उसकी मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है? मीनिंग ऑफ सैलरी होती है बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है ना। उसके बाद में नियम लगता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट यहां बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करा चुका हूं और इसकी रूलिंग का कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। फर्स्ट पॉइंट होता है 15 डेज सैलरी इनटू कंप्लीट सर्विस ईयर एंड पार्ट देयर ऑन, ठीक है ना। 15 डेज सैलरी कैसे निकाली जाती है? लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26, अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है तो देखो इनकी लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी क्या है? 21,000 रुपये ये आखिरी महीने में वेतन प्राप्त करते हैं, और 5,000 रुपये इनको डीए का मिलता है आखिरी महीने में। तो कुल मिलाकर कितना मिल जाता है? 26,000 रुपये इनको मिलता है लास्ट महीने में जब इनका रिटायरमेंट हो रहा होता है, इनटू 15/26
तो बराबर ये तो 15,000 सीधा सीधा आ गया। ठीक, तो 15 डेज सैलरी कितनी है हमारी? 15,000 ही है। और कंप्लीट सर्विस ईयर कितना है? 34 वर्ष की संपूर्ण सेवा करने के बाद में ये अवकाश लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 जीरो ऐसे ही हो गए, फिर 15 चक्कू 60 और 15 तियां 45 और 6 51, 5,10,000 रुपया। दूसरा पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इनको 5,10,000 रुपये ही मिला हुआ है। तीसरा अमाउंट, तीसरी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट एग्जम्प्ट की कितनी होती है? 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट होती है। तो देखो सबसे कम आपको क्या लग रहा है? तो 5,10,000 रुपये ही सबसे कम है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो जो मिला वही जब एग्जम्प्ट हो गया तो टैक्सेबल निल हो जाएगा। इस तरीके से ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट खत्म। ओके, अब चलिए यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। रेंट अलाउंस इनको मिल रहा है, तो यहां अब कैलकुलेशन करते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, इसका सेक्शन क्या होता है? 10(13)A। इसका मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी, इसके मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या आता है? तो बेसिक सैलरी आता है, डीए अंडर सर्विस कंडीशन आता है और फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स आता है। और ये मीनिंग ऑफ सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, इसको याद रखिए, ये 6 जगह काम आती है लगभग। ठीक है, तो यहां की मीनिंग ऑफ सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर सर्विस कंडीशन प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। देखो फिक्स्ड कमीशन तो है ही नहीं, डीए है लेकिन सर्विस कंडीशन है, ऐसा कहा नहीं गया। जब नहीं कहा गया हो तो माना जाता है कि नहीं है। हाँ, डियरनेस पे हो तो ना कहा गया हो तब भी वो सर्विस कंडीशन होता है। तो डीए है लेकिन सर्विस कंडीशन नहीं है, तो बचा कौन? बेसिक सैलरी। तो इनकी बेसिक सैलरी ही है, यहां पर ले लेते हैं इनका बेसिक सैलरी कितना आएगा। तो बेसिक सैलरी 21,000 रुपए की इनकी सैलरी है महीने की, और 9 महीने ही सेवा में रहे, उसके बाद तो रिटायरमेंट हो गया है इनका। रिटायरमेंट देखो कब हो गया है इनका? 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो गया। ठीक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने ही तो सेवा में रहे। जब तक सेवा में रहेंगे हाउस रेंट अलाउंस तभी तक मिलेगा, सारे अलाउंसेस सारी सुविधाएं तभी तक मिलती हैं जब तक कर्मचारी सेवा में है। सेवा से अलग होता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जितने महीने ये सेवा मिली उतने महीने के ही वेतन के आधार पर तो कैलकुलेशन करोगे, तो इंटू 9 बराबर कितना आएगा? 9 एक का 9 और 9 दूनी 18, 1,89,000 रुपए इनका 9 महीने का वेतन आएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ भी था। अब चलिए नियम लगाइए, इसके लिए नियम क्या होता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। अच्छा, क्या क्या होता है नियम इसका? फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। देखो इनको कितना मिला? इनको मिल रहा था 4,200 रुपये महीने के हिसाब से, तो 4,200 गुणे 9, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 1 37, 37,800 रुपये मिला। दूसरा पॉइंट क्या होता है? तो सेकंड पॉइंट होता है हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर सैलरी में मैंने बताया था, उसमें लगभग 46 क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सैलरी में, जिसमें कम से कम 20 क्वेश्चन में हाउस रेंट अलाउंस आ रहा है। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। तो देखिए रेंट पेड कितना किया? 3,000 रुपये मासिक रेंट पे कर रहा है ये, 3,000 रुपये मासिक रेंट पे कर रहा है 12 महीने का। हमको 12 से नहीं मतलब 9 महीने का। तो 3,000 गुणे 9 मतलब कितना हुआ? 27,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 18,900 रुपये। क्या बचेगा? तो यहां मेरा बचा 1, यहां पर 16 से 8 गया तो 8, और यहां पर 1 से गया तो 1, मतलब कुछ नहीं। और तीसरा पॉइंट क्या होता है? अगर मकान मुंबई कोलकाता चेन्नई या दिल्ली में है तो 50%, ये कहां पर है? कानपुर में है, तो कितना? 40%, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। इसका 40% निकालोगे, 1 जीरो कट जाएगा, 4 जीरो 0, 4 जीरो 0, 4 9 36,
4 8 32 और 3 35 और 4 1 4 और 3 7, 75,600 रुपये। देखो आपको सबसे कम कौन लग रहा है? इन तीनों में ही सबसे कम आपको कौन लग रहा है? ये है सबसे कम। तो एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा 8,100 रुपये। टैक्सेबल कितना होगा फिर? टैक्सेबल इनको मिला है कितना? 37,800 रुपया। इसमें से टैक्सेबल एग्जेम्प्ट है 8,100 रुपया। तो एग्जेम्प्ट टैक्सेबल कितना होगा? 8 से 1 गया 7, यहाँ पर 17 से 8 गया 9 और यहाँ पर 2, 29,700 रुपया हाउस रेंट अलाउंस का इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो इधर मेरी ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन हो गई, इधर मेरी हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है ना। अब साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पेंशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पेंशन इसका सेक्शन क्या होता है? अंडर सेक्शन 10(10)(a), ठीक है ना। देखो जब रिटायरमेंट हुआ तो पेंशन पाने लगे। रिटायरमेंट कब हुआ? 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो गया, तो इनको 1 जनवरी से पेंशन मिलने लगी। लेकिन इन्होंने 1 मार्च को पेंशन, अपनी आधी पेंशन बेचकर 2,70,000 रुपये प्राप्त कर लिए। तो देखो पेंशन कितनी मिलेगी इनको? 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पेंशन मिलने वाली थी, जिसमें जनवरी और फरवरी की पेंशन इनको पूरी मिली, ठीक है। 7,500 रुपये पेंशन मिलने लगी थी। तो जनवरी और फरवरी 2 महीने इनको पूरी पेंशन मिलेगी। जनवरी इनको पेंशन कितनी मिलेगी? 7,500 रुपये। फरवरी में कितनी मिलेगी? 7,500 रुपये। लेकिन मार्च में इन्होंने आधी पेंशन बेच दी, तो इनको कितना मिलेगा? 3,750 रुपये। केवल यही वाली पेंशन मिलेगी इनको, क्योंकि आधी पेंशन इन्होंने बेच दी है। तो पेंशन की वैल्यू इनको कितनी मिलेगी? यहाँ पर 50, 5 5 10 7 17, 7 7 14 और 3 17 1 18, 18,750 रुपये तो इनकी पेंशन हो गई, ठीक है। अब कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं। तो कम्यूटेड पेंशन 1/2 कम्यूटेड पेंशन 1/2 बेची है ना इन्होंने, तो 1/2 पेंशन ये बेचते हैं तो 2,70,000 रुपये इनको मिल जाते हैं। अच्छा अगर ये फुल बेच देते तो कितनी मिल जाती? फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, तो अगर ये पूरी पेंशन बेचते तो 2,70,000 गुणे 2/1, मतलब इनको कितना मिल जाता? तो 27 दूना 54, 5,40,000 रुपये इनको पेंशन के मिल जाते अगर ये पूरी पेंशन बेच देते तो। पूरी नहीं बेची, आधी बेची। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। देखो जब कम्यूटेड पेंशन की बात आती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो देखा जाता है क्या उसको ग्रेच्युटी मिल रही थी या नहीं मिल रही थी। अगर ग्रेच्युटी मिल रही थी तो कम्यूटेड पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होता है, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो कम्यूटेड पेंशन का 1/2 एग्जेम्प्ट होता है। इनको ग्रेच्युटी मिल रही थी, ये देखो हमने कैलकुलेशन करी है, तो इनको जितना कम्यूटेड पेंशन है इसका 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसकी एग्जेम्प्ट लिमिट क्या, एग्जेम्प्ट वैल्यू क्या होगी? एग्जेम्प्ट वैल्यू 1/3 ऑफ 5,40,000 कितना आएगा? 3 3 3 8 24, 1,80,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल इनको मिला है 2,70,000, उसमें से 1,80,000 एग्जेम्प्ट हो गया, बराबर 90,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग जब अब क्वेश्चन करेंगे चल के, तो वहां पर टैक्सेबल पेंशन की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 18,750 रुपये, और वहां पर हम लोग लिखेंगे कम्यूटेड पेंशन कितनी टैक्सेबल है, तो 90,000 रुपये कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल है। मेरी मैक्सिमम सारी की सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। हाँ एक कंडीशन बची है, इनको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ये कंट्रीब्यूशन भी करते थे। अब मेरी सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, बस एक बची है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ये और इनका एम्प्लॉय दोनों 30-30 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन करते थे। तो भैया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की जब बात करी जाती है, तो एम्प्लॉय तो कितना भी कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय की सैलरी का सिर्फ 12% तक अगर करेगा तो एग्जम्प्ट रहेगा, इसके ऊपर जितना करता है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो देखिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यही वाली सेम बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर सर्विस कंडीशन प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स, लेकिन है नहीं, है क्या, केवल बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी का 12% कितना निकल के आएगा, हम लोग देख लें 1,89,000 का 12% कितना निकलेगा, तो 12 जीरो जीरो, ये 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, ऐसे करेंगे ना, तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, 12 जीरो जीरो, 12 9 108 बच हो गया, हासिल आ गया हमारा 10, 12 8 96 और 10 106 हासिल आ गया 10, 12 1 12 और 10 हो गया कितना 22,600 रुपये ये एग्जम्प्ट हैं जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड में वो, लेकिन किया कितना है एम्प्लॉयर ने 30,000, तो जो 30,000 और इसके बीच की वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसको 30,000 से माइनस कर देते हैं, 30,000 से 22,680 माइनस करो कितना बचेगा, तो 0, 10 से 8 गया तो 2, फिर 9 से 6 गया तो 3 और 9 से 2 गया तो 7, 7,300 रुपये रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड का टैक्सेबल हो जाएगा जब हम लोग कंप्यूटेशन करने चलेंगे तब। तो जितनी कैलकुलेशन करनी थी वो मैं पूरी कर चुका हूं, अब चलते हैं और देखते हैं इसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, पूरा कैलकुलेशन तो कराया ही कराया है, क्वेश्चन कंप्लीट आपको समझाऊंगा विद कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन करनी थी पूरी हम लोग कर चुके हैं। अब आइए इसका कंप्यूटेशन करते हैं और पूरे आंसर पे चलते हैं। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई हैं। सबसे पहले तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, देखो वेतन जो होता है यहाँ पर वो माह के अंतिम दिन देय होता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च चलेंगे, लेकिन मार्च तक जाएंगे ही नहीं, पहले ही इनका रिटायरमेंट हो गया है। इनका वेतन 21,000 रुपये महीने का है। इनकी पूरे सेवा के दौरान कितना वेतन इनको मिला वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1,89,000 रुपये का वेतन इनको मिला है अपनी सेवा के दौरान। क्वेश्चन में डीए भी दिया गया है, ये कैसे मिला है, 21,000 गुणे 9, 9 महीने का मिला हुआ है। डीए इनको 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 9 महीने का मतलब 45,000 रुपये डीए भी मिला हुआ है, ठीक है। इनको बोनस भी मिलता है, बोनस कितना इनको मिला हुआ है, 4,000 रुपये बोनस का मिलता है। इनको प्रोजेक्ट अलाउंस पर भी पैसा मिलता है, प्रोजेक्ट अलाउंस का पैसा इनको मिलता है कितना, 3,000 रुपये मिलता है। ये कंप्लीटली टैक्सेबल अलाउंसेस का पार्ट होता है, मतलब मिले तो पूरा जोड़ दो। तो देखो हमने बेसिक सैलरी ले लिया, डीए हो गया, बोनस 4,000 हो गया, प्रोजेक्ट अलाउंस हो गया। अब आइए हाउस रेंट अलाउंस पर, ये मैंने कैलकुलेशन करी हुई है इनकी सबकी। तो हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इसका कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। मेरी इसकी वैल्यू आई थी 29,700 रुपया। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया कहाँ, रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड में। तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मोर देन 12%, 12% से ज्यादा का किया। कितना ज्यादा का कर दिया, 7,320 रुपये ज्यादा कर दिया, ठीक। बाकी जितना किया था वो तो एग्जम्प्ट हो गया था, लेकिन 12% से ज्यादा की वैल्यू हो गई थी कितनी, 7,320 रुपया, वो टैक्सेबल हो गया, वो नहीं छूट पाएगा। अच्छा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इनको मिली हुई है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड, ये एग्जम्प्ट होती है, ये एग्जम्प्ट होती है। बताया था ना आपको प्रूडेंट फंड वाला लास्ट वीडियो, उसमें देख लीजिएगा जाकर के। अगर रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड का पैसा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और वो 5 वर्ष या इससे अधिक की सेवा अपनी दे चुका है एम्प्लॉयर के लिए, तो उससे जितना एकत्रित राशि मिलेगी वो एग्जम्प्ट होती है, ठीक है ना। तो ये एग्जम्प्ट हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, तो इनको पेंशन मिली, पेंशन, पेंशन की टैक्सेबल वैल्यू क्या निकल करके आई थी, 18,750 रुपया, 18,750 रुपये। और कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन इसकी वैल्यू आई थी 90,000 रुपया,
ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ इसमें से छूटा हुआ है। हाँ, ग्रेचुटी थी तो ग्रेचुटी का कैलकुलेशन कर चुके हैं, वो एग्जम्प्ट ही आई थी, वो यहाँ पर निल आई थी। एग्जम्प्ट नहीं लिखेंगे, निल लिखेंगे, ठीक। उसका जितना पैसा मिला था उतना ही एग्जम्प्ट हो गया था, वही सबसे कम था तो वो पूरा एग्जम्प्ट हो गया था। अब देखते हैं क्या कुछ छूटा तो नहीं है। हमने ग्रेचुटी कर ली है, पेंशन कर लिया है, कम्यूटेड पेंशन कर लिया है, सैलरी हो गई है, डीए हो गया, बोनस, प्रोजेक्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और रिकॉग्नाइज्ड प्रूडेंट फंड का एकोमुलेटेड बैलेंस हो गया है और इसमें कंट्रीब्यूशन था वो भी हो गया है। अब इसका टोटल करते हैं चल के, तो इसका टोटल करिए भैया कितना आएगा। देखो 0 0 0 0 0 के बाद में 0 0 0 0 0 2 और 5, 5 और 2 7, हासिल आ गया कुछ नहीं। यहाँ चलिए आगे 7 3 10, 10 और 7 17, हासिल फिर से आ गया 1, 9 1 10, 10 5 15, 15 15 15 15 और 4 19, 19 और 4 19 और 3 22, 22 और 9 31, 31 और 7 हो गया 38, 38 और 8 हो गया 46, तो ये हो गया 6, हासिल हो गया 4, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 9 हो गया हमारा 28, हासिल आ गया 2, 2 और 1 3, 3,46,86,770 रुपया। ये आ गई है हमारी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हो गई है ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हमको चाहिए इसकी टैक्सेबल इनकम, हमको चाहिए इसकी टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम के लिए यहां से लेस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए, कितनी 50,000। अब जो कुछ आएगा वो हो जाएगी हमारी, यहां से माइनस करो इसको, 6 7 7 0, 8 से 5 गया तो 3 और ये 3,36,770 रुपये। ये हो गई टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, और उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ, बड़े ही आनंद के साथ में, पूरी जानकारी के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक समझ लिया होगा। जैसा भी समझे हैं अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाया करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करें। यदि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। अब हम लोग अपने अगले वीडियोस में देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और मेरी तरफ से इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट का भी सेशन कंप्लीट हो गया है। हाँ, आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो ज़रूर हमको बताइएगा और मैं हमेशा की तरह हमेशा आपके साथ में हूँ।